अभी तक का जो आपका टेन्योर रहा है एज ए मिनिस्टर, सेटिस्फाइड है या आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ और भी करना बाकी है? चाहता हूँ बहुत कुछ और कर सकूँ, करने को भी बाकी है, विभाग में भी और जगह भी बहुत कुछ है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और एक बार फिर आप सभी के सामने मौजूद एक खास शख्सियत को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी। सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आशुतोष जी नमस्कार। सर, मरवाही में क्या कमाल किया आपने, क्योंकि एक गढ़ था और उस गढ़ में सेंध लगाई गई। आपने लगातार वहाँ पर 3 क्षेत्रों में विशेष फोकस किया है, मैं स्टडी कर रहा था। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो स्ट्राइक की और क्या आपने जनता के बीच में जाके अपनी बात रखी? मरवाही उपचुनाव एक बड़ी चुनौती था, इस नाते भी कि सरकार अगर एक चुनाव हारती तो ये बात आती कि देखो सरकार अब खराब काम हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो एक सरकार के ऊपर स्वाभाविक ये दबाव था। जोगी जी कहते भी थे कि सोनिया जी, राहुल जी से मेरे व्यक्तिगत बड़े अच्छे संबंध हैं और किसी नाराज़गी से उन्होंने जोगी कांग्रेस बनाई और वो भी कांग्रेस। तो उस कांग्रेस में जब जोगी नहीं रहे, जोगी जी के देहावसान के बाद ये वोट किधर जाएगा? 2 फैक्टर थे चुनाव में। एक सहानुभूति, हम लोग जब पता करते थे लोग कहते थे कि नहीं एक बार तो देखेंगे, जोगी जी की बात को देखेंगे, तो उनके पार्टी से या परिवार से कोई खड़े ही नहीं हुए। दूसरी बात थी विकास। मुख्यमंत्री जी ने जिला घोषित किया और जिला घोषित करने के बाद लोगों में एक ऐसा विश्वास जागृत हुआ कि शायद अब हमारे यहाँ ध्यान सरकार ज़्यादा देगी। 20 साल से मुख्यमंत्री के रूप में जोगी जी भी थे, पहला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। उसी विधानसभा से मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बाई इलेक्शन जीता था और 15 साल बीजेपी की सरकार। तो उसके पहले भी बड़े कांग्रेस के लीडर्स वहाँ पर जिले की बात कहते रहे, लेकिन हुआ नहीं था। तो ये एक स्ट्रैटेजिक और समय के हिसाब से जो निर्णय किया छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला बनाने का, 28वां जिला, और उसके घोषणा के चारों तरफ विकास की बात सामने रखी। लोगों ने उसको स्वीकार किया। पोलिंग बूथ लेवल में कांग्रेस के संगठन, क्योंकि जैसा मैंने बताया जोगी जी कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस के नाम पे या कांग्रेस की विचारधारा उनसे जुड़ गई थी, तो वो चुनौती थी बड़ी। तो सबने काम किया, मुख्यमंत्री जी भी गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए, अन्य नेता भी गए, सभी पार्टी के लोगों को, संगठन के लोगों को वहाँ साथ लोगों के रह के काम करने के लिए कहा गया। तो परिणाम अच्छे आए। आपने काफ़ी मेहनत भी वहाँ पे की और निश्चित तौर पर जब परिणाम अच्छे आते हैं तो प्रसन्नता होती है। एक प्रसन्नता का विषय जीएसटी को लेकर भी है। छत्तीसगढ़ ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है जीएसटी कलेक्शन में। इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी काम की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो दौर था जब मंदी भी थी, कोरोना काल भी था, ऐसे में जीएसटी में बेहतर कलेक्शन करना। कांग्रेस ने किसानों के कर्जे को माफ़ किया, वो पैसा लोगों के पास रहा खर्च करने के लिए। कांग्रेस ने किसानों को 2500 रुपये धान की कीमत दी, तो करीब आप माने कि 20,000 करोड़ रुपए के धान की खरीदी हर साल होती है। 80 लाख टन की अगर खरीदी 2500 रुपये में होगी, 2500 रुपया क्विंटल में अगर 80 लाख क्विंटल की खरीदी होगी तो 20,000 करोड़ रुपया इकोनॉमी में आता है। तेंदुपत्ता के खरीदी का भाव 2500 रुपये से 400। कहने के लिए लुभाने वाली बातें रहती हैं, लेकिन वास्तविक सोच इसमें जो घोषणा पत्र में थी वो लोगों के जेब में पैसा डालने की बात थी कि क्रय क्षमता बनेगी तब तो अर्थव्यवस्था चलेगी। जीएसटी क्या है? टैक्स है। टैक्स किस पे लगता है? जो सामान आप खरीदते हो। सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा ही नहीं रहेगा तो टैक्स कहाँ से आएगा, जीएसटी कहाँ से मिलेगी आपको? तो ये जो सोच कांग्रेस की थी, इसको घोषणा पत्र की सोच को सरकार ने अमली जामा पहनाया। बिजली बिल हाफ एक नारा था, फिर लुभाने वाला कि खुश करने के लिए है, लेकिन उसके पीछे जो सोच थी घोषणा पत्र में वो यही थी कि क्रय क्षमता आप बढ़ाओ। ठीक है, वो ये राशि उतनी नहीं है, लेकिन 900 करोड़ रुपया का आपने छूट दिया। छोटी रकम अपने आप में नहीं होती। ये पैसा कहाँ गया? आपने बिजली बिल नहीं पटाया तो खर्च करने के लिए आपके पास है, वरना सरकार के पास जाता पैसा टैक्स के रूप में, बिजली के कर के रूप में। तो ये निर्णय थे, इस प्रकार के निर्णय थे। कोविड के समय में काम को छत्तीसगढ़ ने नहीं रोका, मनरेगा जैसे काम को, और 2,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा
मनरेगा के वेतन ये पारिश्रमिक वहाँ पर बड़ी बड़ी मात्रा में पैसे वहाँ पर लोगों के पास फिर पहुँचे, ऐसे समय में जब दूसरा काम नहीं था। आप तो ग्रामीण क्षेत्र के मंत्री भी हैं, जी, पंचायत मंत्री। पंचायत संजोग से पंचायत मंत्री भी, और ये जो मिला जुला प्रयास रहता है, जीएसटी आखिर कैसे बढ़ेगी, क्रय क्षमता। कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से और ज़्यादा बढ़ती है, और आपने मितानिनों को खुशियाँ बांटी हैं इस बार दीपावली से पहले, और ये बहुत कम ऐसा होता है। कैसे आपने इसको संभव करके दिखाया, और किस तरह से पूरा क्योंकि डेटा कलेक्शन करना, उन तक उस रकम को पहुंचाना? स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी लेने के बाद जो बातें सामने आने लगी, ऐसे भी आती थी, तो कई लोगों ने, मितानिन बहनों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हमको 1.5 साल का वेतन नहीं मिला है, पारिश्रमिक हमको नहीं मिली है, 1.5 साल, 2 साल, 15 महीने, 18 महीने। और तुलनात्मक वो राशि एक व्यक्ति के लिए सीमित ही है, बहुत ज़्यादा मिलता भी नहीं है हमारी बहनों को अभी। और उस समय से जो हम लोगों ने पहल चालू की कि ये ठीक नहीं है, उनको हर सभी को महीने में तनख्वाह लगभग मिल जाती है, पैसे नहीं आए तो बात अलग है, वरना हर महीने में जो राशि है आपको मिल जानी चाहिए। और ये मितानिन इतने कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं और उनको 1.5 साल, 2-2 साल तक किन्हीं न किन्हीं कारणों से उनको पारिश्रमिक उनका नहीं मिल रहा। तो यहाँ से ये बात चालू हुई कि इसको ठीक करना है। उसमें ऑनलाइन हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि ऑनलाइन मितानिनों को टैबलेट से जोड़ के और उनके कार्य की गति को भी हम लोग देख सकेंगे, उसकी समीक्षा कर सकेंगे, प्लस जो उनके पारिश्रमिक हैं, जो 1.5 2-2 साल में मिलने की बात होती थी, वो स्ट्रीमलाइन करके उनको समय से मिलना चाहिए। तो कोविड आ गया, नहीं तो शायद ये और पहले हो जाता। आज संयोग है कि दिवाली के पहले मितानिन बहनों को, और 70-72 हज़ार मितानिन हैं छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं कि जो है। फीमेल हेल्थ वर्कर हैं छत्तीसगढ़ में, उनको मितानिन कहते हैं। सबसे ग्रास रूट लेवल की जो हेल्थ वर्कर्स होती हैं वो मितानिन होती है। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य नक्सल प्रभावित भी आधा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी है, उसमें मितानिनों को इतनी बड़ी खुशखबरी और आप देखें कि ये आशा वर्कर्स जिनको बोलते आशा हैं, वर्कर, वहीं मितानिन हम लोग कहते हैं। तो ये किन परिस्थितियों में उन क्षेत्रों में काम करते हैं, नदियों को डाक के, बाढ़ की नदियों को पैदल डाक के, नाव में डाक के भी जाने की आज भी परिस्थितियां हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कई जगह काम नहीं करने को मिलता है। तो मुझे ये बहुत खुशी हुई कि संतोष मिला कि इन दिनों में हेल्थ विभाग के कई इनिशिएटिव्स को बाधा नहीं पहुंची। नहीं आना है, रोक दिया गया अंदर वालों द्वारा, नक्सली जो वहाँ हैं, उनके जो भी वहाँ काम करते हैं, तो ये परिस्थिति नहीं आई। और आपने उनका उसकी जिम्मेदारी को समझते हुए एक बढ़िया, कहा जा सकता है, खुशखबरी उनको पहुंचाई, सौगात उनको दी है, उनका मेहनत का पारिश्रमिक उन तक पहुंचाया। निश्चित तौर पर इसे कहा जा सकता है कि प्रशंसनीय कदम है। मध्य प्रदेश का जो बाई इलेक्शंस का जो रिजल्ट आए, 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, 9 कांग्रेस को। कहाँ आपको लगता है कमी रहेगी कांग्रेस की? इसमें निराशा तो हुई जो हम लोग के पास ऊपरी तौर पे, क्योंकि बहुत गहन तो मैंने स्टडी नहीं की थी या पूछताछ नहीं की थी। 16 कांग्रेस को और 12 बीजेपी को, ऐसा सुनने में आ रहा था कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है। और कारण ये था कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले गए, तो बीजेपी में कई लोग बहुत नाखुश थे कि हमारा पॉलिटिकल कैरियर का क्या होगा। हम जिनसे लड़ते रहे कांग्रेस में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके साथ के लोगों से हमारा सीधा संघर्ष होता रहा, आज उन्हीं को लाके आपने उन्हीं को टिकट दे दिया, हमारा क्या होगा। तो ये अगर माहौल बना रहता तो कांग्रेस की सीटें निश्चित रूप से ज़्यादा आती हैं। अब लगता है कि हुआ ये कि ज्योतिरादित्य जी के साथ के लोग, उनका जो प्रभाव था, जो ज्योतिरादित्य का स्वयं का हो सकता है, और उसके साथ बीजेपी के विखंडन नहीं होने की स्थिति में उनको सीटें ज़्यादा आई। बिहार में भी कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, अच्छा नहीं रहा। बिहार भी निराशाजनक था, और उस नाते उस हद तक तो मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा, कि 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 19 में ही कांग्रेस के प्रत्याशी जीत सके थे। परसेंटेज विक्ट्री का बहुत कम होता है। सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में आरजेडी उभर पाई, गठबंधन के हमारे पार्टनर उभर पाई, लेफ्ट पार्टीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया तुलनात्मक। कांग्रेस का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ पाया। छत्तीसगढ़ और पंजाब को अगर छोड़ दें हम, तो 2 छोटे राज्य हैं जहां पर स्ट्रांगली कांग्रेस पार्टी
स्टैंड करती है। महाराष्ट्र में अब कहा जा रहा है कि अब कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप राष्ट्रीय प्रदेश में क्या देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टीज़ के भरोसे है, वहाँ भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। करीब 30 साल से देश की राजनीति गठबंधन में चली गई। जब से एक तो 1977 के चुनाव से जो गठबंधन का स्वरूप सामने आया, कांग्रेस को हराने के उद्देश्य से सब वोट एक साथ कर लो तो कांग्रेस के वोट कम हो जाएंगे। कांग्रेस अपने स्ट्रेंथ पे, अपने संगठन के आधार पर कुछ सालों तक लड़ती रही और बाकी लोगों ने चाहे एनडीए के रूप में चाहे जनता पार्टी के रूप में एक समूह बनाया कि हमारे वोट कांग्रेस को मिलते हैं 40, हम सबको मिला के मिलते हैं 45, तो एक हो जाओ तो कांग्रेस हार जाएगी। इस तर्क पे जो जनता पार्टी का गठन हुआ था, उसके बाद से लगातार विपक्ष जो था वो गठबंधन के आधार पे चुनाव लड़ता रहा। कांग्रेस कुछ समय तक अपने से अकेले होकर लड़ती रही। तो वोट डिवीजन में ये दिखने लगा कि वोट बट रहे हैं, एक तरफ गठबंधन हो रहा है, दूसरी तरफ अलग अलग लड़ रहे हैं। तो ये 30 साल से देश की राजनीति में ये सिलसिला चल पड़ा है और गठबंधन की स्थिति बन गई। तो गठबंधन में स्वाभाविक है कि कांग्रेस से जुड़े हुए लोग या कांग्रेस की विचारधारा के नज़दीक लोग वो अलग पार्टी बना के रीजनल पार्टी के रूप में, अब ममता जी हमारी तो यूथ कांग्रेस की लीडर थी, आज टीएमसी के नाते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार भी अच्छे चांस है कि वो जीतेंगे। तो इस प्रकार की जब स्थितियां बनी, वहाँ यूपी में बहुत बड़ा स्टेट, बिहार में फिर बहुत बड़ा स्टेट, 4 आना हिंदुस्तान, तो ये 2 राज्य हो गए। तो ये 4 आना हिंदुस्तान में रीजनल पार्टीज, कास्ट पॉलिटिक्स और इसके बेस में एक कांग्रेस, सेकुलर विजन, सबको लेके साथ चलना, अपनी विचारधारा, और दूसरी तरफ लोकल फैक्टर कि नहीं ये तो हमारे बीच का आदमी है। लोकल चुनाव में इसका जो असर पड़ा, तो वो अलाइनमेंट का नुकसान कांग्रेस को अभी भी पृथक अपने अस्तित्व के लिए उससे गुजरना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में और राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पर संख्या कुछ ऐसी, आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी वहाँ पे कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकती है। राजस्थान में तो मुझे संभावना नहीं दिखती। महाराष्ट्र में यही बात है कि शिवसेना है, पवार साहब हैं, कांग्रेस है, ये 3 एक साथ हैं। परंपरागत शिवसेना बीजेपी के साथ रही। अभी जो परिस्थिति बनी उसमें कांग्रेस और आरजेडी के साथ पवार साहब बीच में रहे, उनने ये गठबंधन वहाँ बनाया और वो गठबंधन चल रहा है। इसलिए अटकलें होती हैं कि कहीं वैसा तो नहीं हो जाए। जेडीयू बीजेपी के साथ थी बिहार में, नीतीश जी के कई प्रकार के कमेंट्स आए, सेंटर में भी इन लोग मंत्री थे, सब थे, स्वयं नीतीश जी भी थे, वहाँ के संबंध टूटे। फिर ये कांग्रेस के गठबंधन, कांग्रेस यानी जिस गठबंधन में कांग्रेस थी उसके साथ लड़े, बड़ी जीत आई, फिर बीजेपी में चले गए। तो ये ऐसा अगर होगा अलाइनमेंट, क्रॉस अलाइनमेंट, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी का कोई अलाइनमेंट टूट के आ सकता है कांग्रेस बट गठबंधन के। हाँ, तो अब देश की पॉलिटिक्स में विचारधारा और वो थोड़ी धीमी हो जा रही है या शिथिल हो जा रही है। उसके जो जड़ है या उसकी जो पकड़ है वो वैचारिक से हट के तात्कालिक विचारों की राजनीति लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा किनारे रख दी जा रही है और आज जीत जाओ कैसे भी करके, आज सरकार में आ जाओ, ये सामने आ जा रही है बात। छत्तीसगढ़ में कितनी स्टेबिलिटी आप देखते हैं? छत्तीसगढ़ में तो चांस नहीं है। अब 77.77% का बहुमत आ गया, 90 में 70 सीट, तो वहाँ तो कोई सवाल नहीं। मतलब वहाँ पे अमित शाह जी की नज़र भी अगर हो तो कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, किसी की नज़र कम नहीं। वहाँ तो राहुल जी की नज़र, राहुल जी की कृपा और सोनिया जी का संपूर्ण निर्देशन है, वहाँ कोई सवाल। राहुल जी को लेकर बराक ओबामा जी ने एक किताब में कमेंट किया है कि बहुत नर्वस नेता हैं वो, जुनून की कमी है उनके अंदर। मेरे ख्याल से एक जब वो मिले होंगे, राष्ट्रपति के रूप में आए होंगे, तो और यंगर राहुल गांधी जी से वो मिले होंगे। और मैं भी राहुल जी से जब मिलने का मौका मिला, मैंने देखा कि उनमें जानने की जिज्ञासा बहुत है। ओबामा जी ने जिस नज़र से भी उसको कमेंट किया हो, उन्होंने जो भी अपने कमेंट किए हैं, तो ये एनर्जी उनमें दिखती है राहुल जी में जानने की। उसको ओबामा जी ने नर्वस एनर्जी का रूप दिया या कुछ ऐसा उनने अपने तरीके से कमेंट किया। पर मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति ये समझ जाए कि मैं तो अब सब जान गया,
मैं सर्वज्ञाता और सब ज्ञानी हो गया, तो उससे बड़े गलतफहमी में कोई नहीं रहेगा। कब उनको झटका लगेगा, कब धोखा होगा, कब पाँव फिसलेगा, कब ठोकर लगेगी, समय का ही इंतजार है। कौन है जो सब जान गया है? मेरे बाल पक गए इतने साल से राजनीति, मैं सब जानता हूँ राजनीति के बारे में। ओबामा जी सब कुछ जानते हैं, अपने यहाँ के तो अपनी पार्टी को ही जिता लेते, पिछली बार ही वो हारे। तो ऐसा कोई नहीं जानता, परिस्थितियाँ होती हैं। और बहुत अच्छी बात मैं इसको मानता हूँ, ये कैरेक्टर की मजबूती मैं इसको मानता हूँ कि आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप में वो मादा है कि आप पूछ सकते हैं जी। वरना आप दिखावट करते रहो कि नहीं मैं तो सर्वज्ञाता हूँ। सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ में आप एक कांग्रेस की और सरकार की धुरी हैं, आप पे काफ़ी नज़र बनी हुई रहती है और कई बार खबरें भी आती है कि कुछ आप कभी आपकी नाराज़गी की भी खबर आ जाती है, कुछ या ब्यूरोक्रेसी से थोड़ी खींचतान की भी खबर आ जाती है। तो क्या है, मतलब क्यों ऐसा क्यों चलता रहता है बीच बीच में? सरकारें 5 साल में आएंगी चली जाएंगी मान लीजिए, या जनप्रतिनिधि आए, वो भी उनकी पार्टी दोबारा जीती नहीं जीती एक अलग बात है, लेकिन जीत भी गई तो लोग कोई नए आते हैं, पुराने आते हैं, ये स्थिति बदलती रहे। अधिकारी वही के वही रहते हैं। जगह हो सकता है इधर उधर थोड़ा सा हो जाए, लेकिन वो 30 साल का सर्विस है तो 30 साल तक रहेंगे। जनप्रतिनिधि 5 साल, फिर पता नहीं क्या होगा, फिर 5 साल, कैसा आपने काम किया, स्वीकारोक्ति कैसी है, तब फिर अगला समय। कितने लोग हैं जो लंबे समय तक रहते हैं? गिन लीजिएगा तो 10% से ज़्यादा नहीं रहते हैं लंबे समय के। इनमें जब ऐसी परिस्थिति आती है कि एक संवैधानिक हमारा ढांचे का आधार जड़ता में अगर कहीं अटका हुआ है, काम करने की प्रवृत्ति में कहीं, अब आप देखेंगे 15 साल तक रमन सिंह जी की सरकार है। कई लोग कहते हैं कि बहुत सारे आईएएस के भी अधिकारी या आईपीएस के अधिकारी या फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी जब सेवा काल में आए तब से लेके उन्होंने कोई दूसरा समय नहीं देखा जी, कोई दूसरे लीडर को नहीं देखा, किसी की तरफ देखा कि किसके साथ काम करना है, तो रमन सिंह और उनकी सरकार, रमन सिंह और उनकी सरकार। तो 15 साल तक जिनके साथ आप काम करते रहे, अब नई सरकार आई तो कभी कभी अगर आप अपनी विचारधारा को या अपनी कार्य कुशलता को नए चुने हुए प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन के आधार पर, नियम आप बताओ लेकिन प्रायोरिटी हम बताएंगे, काम ऐसा करना चाहिए, जनहित में ये होना चाहिए, इसमें जब गैप आता है तब ऐसी बातें कभी कभी सामने आती हैं कि राज्यपाल जी भी काफ़ी सक्रिय रहती हैं छत्तीसगढ़ की, अनसुईया उइके जी। हाँ, अनसुईया जी का कभी कभी वो स्थिति ऐसी दिखती है कि कहीं टकराव की स्थिति तो नहीं बन रही है चुने हुए प्रतिनिधियों की और गवर्नर साहब की जो एक प्रतिष्ठा और उनका जो संवैधानिक रोल रहता है, सामान्य रूप से वैसे ही रहता है कि इनको देखने के लिहाज से उनको एक संवैधानिक सर्वोच्च स्थान भी दिया हुआ है, लेकिन बाकी अधिकार सीमित हैं। अब राष्ट्रपति जी ही सारा चीज़ करने लगे तो मोदी जी क्या करेंगे? उनकी कैबिनेट क्या करेगी? तो राष्ट्रपति जी को भारत के जो प्रजातांत्रिक मूल जिस तरह से विकसित किए गए हैं, आप कागज़ पढ़िएगा तो उन्हीं को सब करना है, कि उन्हीं को सब करना है कैबिनेट की सलाह पे जी। लेकिन ये आदेश निकालने का जो सिलसिला है ये चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से, एग्जीक्यूटिव के माध्यम से सामने, इसमें अगर एक दूसरे के क्यारी में हम जोताई करने जाते हैं तो फिर कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ऐसा हो रहा है क्या? कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा प्रोएक्टिव बताना करना ये अपने जगह है, लेकिन एकदम से अगर हम सामने बोल देंगे तो वो जो व्यवस्थाएं हैं, मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, सभी पक्ष को, यही नहीं कि गवर्नर हों, जनप्रतिनिधि भी हो, सब अपने उसमें लेके करेंगे तो अच्छा रहता है। काफ़ी नपे तुले अंदाज में आपने हमेशा की तरह बात की। सर, फाइनल क्वेश्चन, अभी तक जो आपका टेन्योर रहा है एज ए मिनिस्टर, सेटिस्फाइड है या आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ और भी करना बाकी है? जिस पोजीशन पे आप हैं इस समय करियर में, पॉलिटिकल करियर के, उससे आप संतुष्ट हैं या आपको लगता नहीं ये सफ़र है, हो सकता है? सफ़र के एक पड़ाव में पहुँचे हैं, रास्ता और है आगे। 3 साल का तो इसी टर्म का है, 3 साल सरकार के हिस्से के रूप में ही काम करना चाहूँगा, जिम्मेदारी मिली है और संतोष है जो कुछ हो सका है। चाहता हूँ बहुत कुछ और कर सकूँ, करने को भी बाकी है, विभाग में भी और जगह भी बहुत कुछ है,
घोषणा पत्र एक खुला हमारा लक्ष्य है। ये प्रिंट किया हुआ कागज़ में और अक्षरों में लिखा हुआ खुला लक्ष्य है कि हम ये 280 करीब बिंदु हैं, इनको हम पाना चाहते हैं। तो उनमें से हमने कुछ मंजिलें हासिल कर ली हैं, बहुत कुछ अभी करने को बाकी है। एम्प्लॉयमेंट है, यूथ को हमने उसमें 10 लाख लोगों को, बच्चों को, युवाओं को 2,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से बेरोज़गारी भत्ते की बात कही है। हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। हमने पेंशनर्स जो हैं 350 रुपये से बढ़ा के हमने राशि उसमें अंकित की है कि इनको और पेंशनर्स को पैसा मिलना चाहिए। आखिरी पायदान पे खड़े रहते हैं, हम वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाए हैं। शासकीय कर्मचारी करीब 34 समूहों से हम लोगों ने जो चर्चा की थी, रेखांकित करके लिपिबद्ध किया हुआ है घोषणा पत्र में कि इन तक हमको पहुंचना है। इनको जो राहतें हैं, इनके सर्विस के कंडीशंस के हों, चाहे प्रमोशन के हों, चाहे स्थायित्व के हों, चाहे रेगुलराइजेशन के हों, चाहे नियमितीकरण के हों कि आपको हटाया नहीं जाएगा। अधिकारियों को और कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा दबाव रहता है कि हमको हटा देंगे, कि आप हमको कम से कम ऐसी स्थिति है। हालांकि हम लोगों ने विश्वास दिलाया है कि हटाए किसी को नहीं जाएगा। अपवाद है कि काम एकदम ही आप गलत कर रहे हो तो बात अलग है, वरना हटाने की किसी की मंशा नहीं है और किसी जनप्रतिनिधि की तो हो ही नहीं सकती। हटा के चुनाव जीत पाना तो संभव नहीं है, कुछ दे के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत काम और हैं, बहुत काम और करने को हैं। आप याद करते जा रहे हो और मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ कि कितनी यहाँ पे जिज्ञासा है आपके अंदर और कितना कुछ करने के लिए एक जज्बा है। और क्या कुछ आपका, जितनी चीज़ें आप याद करते जा रहे हो, आपको लगता है कि हर जगह कुछ ना कुछ बेहतर किया जा सके, लोगों तक उनकी सुविधाओं को पहुँचाया जा सके। और इससे न केवल बेहतर छत्तीसगढ़ होगा, और मुझे लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ का विकास होगा तो उसमें देश का विकास भी होगा। टी.एस. सिंहदेव जी, त्यौहार के इस अवसर पर हमसे आपने खास बातचीत की, अपने समय दिया, अपने विचार हमेशा की तरह उतनी साफगोई से रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दर्शकों, टी.एस. सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री, और हमेशा की तरह आपने देखा कि किस तरह से कुछ विचारों को लेकर वो जिस तरह से साफगोई से अपने विचार रखते हैं, ये बहुत कम भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है। और हमें हमेशा ये अवसर मिलता है कि उनसे हम चर्चा करें। और ख़ास बात ये भी देखने को मिली कि छत्तीसगढ़ को लेकर उनके विशेष विज़न है कि किस तरह से गरीबों तक उनका पैसा पहुँचाया जाए, जिस तरह से मितानिनों को पहुँचाया गया। हम उम्मीद करते हैं कि जब हम अगली बार उनसे बात करेंगे तो कुछ और नई सौगातें, नई खुशखबरी छत्तीसगढ़ को लेकर हमें बताएंगे, और किस तरह से, किस विजन में वो कहाँ तक आगे बढ़ पाए, वो भी हमसे पूछेंगे। फिलहाल अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।